नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देख रहे हैं आवाम दूत न्यूज। 1977 में पहला विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में लड़ा, सीधे संसदीय सचिव बने। छत्तीसगढ़ के मंत्रालय में भी गृह मंत्री थे, कानून मंत्री थे, कृषि मंत्री थे और विभिन्न मंत्रालय को इन्होंने संभाला। एक ऐसी शख्सियत से मैं आपको मिलवाना चाहूँगा जो कि छत्तीसगढ़ में अपना प्रभुत्व रखते हैं और साफ छवि के नेता माने जाते हैं बीजेपी में। उन्होंने बहुत सारे मुद्दे बेबाकी से उठाए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है नमस्कार नंदीराम कंवर। सर, आप 1977 में चुनाव लड़े, सीधा संसदीय सचिव बन गए। उस दौर से 2023 तक का दौर आप देख रहे हैं। एक बड़ा दौर राजनीतिक का देखा है आपने। क्या लगता है कि इन दोनों दौरों में, इन 2 दशक की काल में क्या कुछ फर्क लगता है आपको? देखिए, 1977 नहीं बल्कि 1972 में पहला चुनाव लड़ा, उसके बाद 77 में जीता, संसदीय सचिव बना, 22 दिन के लिए राज्य मंत्री भी बना मणि पटवा जी के समय में। उसके बाद ये पंचवर्षीय योजना में कैबिनेट मंत्री बना। तो इस दशक में है, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि वो एक ऐसा समय था। मैं जनसंघ से आया था, जनसंघ के बाद में जनता पार्टी, तो जनसंघ में काम करने के बाद त्याग, तपस्या और बलिदान की बात जो चलती थी, और हमारे साथ में जितने भी प्रमुख लीडर थे, माननीय अखिलेश जी हुए, पटवा जी हुए, वो सब त्याग की बात करते थे, काम भी वैसे ही करते थे, और उसका छाप निश्चित रूप से मैं कहूँगा कि मेरे ऊपर पड़ा। आज भी कोई एक पैसे का कोई दाग नहीं लगा सकता। काम में इवन क्या बोलते हैं, मेरा विरोध बहुत कम लोग कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। क्यों ऐसा काम किया? तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो मैं काम जिस विभाग में रहा उस विभाग में करके बता। और कोई भी नेता होता है तो मैं तो कहता हूँ मैं उनसे सीखने जाऊँगा। निश्चित रूप से आप हमेशा नक्सलियों के खिलाफ आक्रामक रहे। बहुत सारे नेता है जो आक्रामक नहीं है, नेता गिरी कर रहे हैं, नेता बन गए हैं, पर आप प्रमुखता से नक्सलियों के खिलाफ हमेशा रहे। तो क्या कुछ आपको परेशानियां देखने को मिली या फिर ऐसा रहा कि उसी से आपको चर्चाएं मिली, उसी से आपको एक बड़ा फेम मिला? देखिए, उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और हमारे यहाँ बीजेपी की सरकार। तो आपको ताजुब होगा, मैंने केंद्र को लिखा था कि हमको फोर्स दीजिए, हम नक्सली समाप्त कर देंगे। और आपको ताजुब होगा, ये राजनांदगांव के आसपास जिला में नक्सली समाप्त हुआ था मेरे समय में। और आपको ये भी ताजुब होगा कि मैं हर बाजार में जाकर कैंप लगाता था और लोगों को आह्वान करता था कि आप सामान्य जीवन में आइए, बाल बच्चों के साथ रहिए, आप ये धंधा छोड़ दीजिए। उसके बाद किसी भी बाजार में न तो उन्होंने अटैक किया और मुझको इस तरह से डर होने का प्रश्न ही नहीं है। मेरे पास में ज़्यादा फोर्स रहते नहीं थे। तो ये काम मैंने किया तो निश्चित रूप से ऐसा लगता था कि मैं यहाँ की जनता के लिए काम कर रहा हूँ, वहाँ के बस्तर क्षेत्र की, क्योंकि उनको बहुत परेशानी होती थी। वो आते थे, कुछ भी करते थे, लोगों को धमकाते थे, मारते पीटते थे। अनुचित जाति की जो पुलिस विभाग है, जो अनुचित जाति की तकनीकों के खिलाफ भी आपने बहुत बार कड़ा रुख अपनाया कि पुलिस जितनी भी जांच करते वो साफ तौर पे नहीं करते हैं। पुलिस पे भी आपने 2010 में एक बड़ा सवाल उठाया। तो क्या कुछ आपको समझ में आ रहा था उस दौर में, किस तरीके से प्रशासन काम कर रही थी कि आप इतने बड़े सवाल उठा रहे थे? आतंकवाद के मुद्दे, पुलिस पे लापरवाही के नतीजे, ये सारे मुद्दे आपने बहुत प्रमुखता से उठाए। जनरली देखा गया कि जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, तो बहुत कम नेता ऐसे हैं जो इतनी बड़ी बातों को सामने रखा है। देखिए, क्या है, जहाँ भी समस्या होता था उस समस्या के संबंध में अध्ययन करने के बाद निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि उस समस्या को हम समाधान करें, जो गलत है उनके विरुद्ध में कार्रवाई हो। और इसी तो 5 साल में 7 साल की जो कमी है वो कमी आई थी अपराध में। यानी आज कोई भी प्रदेश में कम से कम इतना तो कह सकता हूँ कि 5 साल में अपराध में कमी नहीं आई है जितना मेरे समय में आया। और इसलिए मैं चैलेंज भी करता हूँ। आपको ताजुब होगा, जब मणि पटवा जी मुख्यमंत्री होते थे उस समय मैं कृषि विभाग में था।
सकल घरेलू उत्पाद 27% हुआ था। आज मध्य प्रदेश में भी 27% नहीं बल्कि 15-16 में ही रुका। हमारे यहाँ तो 13-14 में ही सकल घरेलू उत्पाद है। तो इस तरह से जहाँ भी मैं काम किया एक रिजल्ट दिया, चाहे पुलिस विभाग में अपराध में कमी, कृषि में उत्पादन में वृद्धि, और आपको बता जनशक्ति नियोजन में मध्य प्रदेश में था, वहाँ रैगिंग बंद हो गया था। आपको ताजुब होगा, कभी भी समय परीक्षा नहीं होता था। मेरे आने के पहले समय पर परीक्षा होना शुरू कर दिए। 1.5 साल था, 3 सेमेस्टर हुआ, तीनों सेमेस्टर में आया। तो इस तरह से मेरे रिजल्ट है सर। दूसरी बड़ी बात, आपने श्यामा मुखर्जी का भी दौर देखा, आपने अटल बिहारी वाजपेयी का भी दौर देखा, और इस बार का जो दौर है 2014 के बाद वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौर है। इन तीनों दौर में जो इसका सबसे अच्छा दौर आपको कौन सा लगता था? देखिए, मेरे ख्याल से माननीय अटल जी का भी अभी देख लीजिए, उनके प्रयास से गांव-गांव में प्रधानमंत्री सड़क आज मौजूद है। और उनके समय में तो बात ही छोड़ दीजिए। मैं आज एक चिट्ठी लिखने वाला था कि इस तरह से काम हो रहा है, उसको देख लीजिए। मतलब जो गलत होने का चल रहा है उसको मैंने चिट्ठी लिख रहा हूँ। बार बार बीजेपी पे एक बड़ा आरोप लगता रहा है कि बीजेपी हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है। क्या कारण? बड़ा आरोप लगता रहा है बीजेपी पे। हाँ। 2014 के बाद से ये आरोप थोड़ा सा तीव्र गति में आ गया है कि बीजेपी जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, बीजेपी जो है वो धर्म की राजनीति करती है, बीजेपी जो है वो भ्रष्टाचार की राजनीति करते हैं। ये तीन बड़े, क्योंकि भ्रष्टाचार का आरोप लगातार राहुल गांधी आप पे लगा रहे हैं। ये बात मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ, साथी उनके हैं। अब हम उनको समरसता की बात करते हैं, साथ में चलो की बात करते हैं, इंसानियत के साथ रहो कहते हैं। ये तुष्टीकरण की बात नहीं है। हम तो उनको जोड़ना चाहते हैं, किसी भी समाज को हम जोड़ना चाहते हैं। तो इसके गलती क्या है? और अभी आप जगदलपुर में देख रहे हैं, एक समाज के कारण क्या बोलते हैं, पूरा समाज बिखर रहा है, पूरा समाज आंदोलित हो गया है। 2 घटना में नारायणपुर का और ये एक पदर कौन सा जिसम पदर क्या है 20 तारीख की घटना आपको मालूम है ना? ये कौन बढ़ावा दे रहा है? अब ये कांग्रेस वाले कुछ भी बोले हैं और ये क्या ठीक कर रहे हैं? आज हमारा देश में क्या हाथ जोड़ने के लोगों जाने की जरूरत है नेता को? अरे आप काम सही करो, सही काम करोगे रिजल्ट अच्छा आएगा। एक तो तुष्टीकरण की बात तो वो करते हैं। अब ये बताइए, भारत जोड़ो क्या जरूरत है? भारत तो जुड़ा हुआ है, भारत में एक उनका कहना था भारत जोड़ो। नहीं, वो कहे, वो तो कुछ भी बोलते हैं। अभी तो उनको वो भी हो गया, 2 साल की सजा अभी राहुल गांधी को हो गई है, पर राहुल गांधी ने जमानत भी ले लिया। अभी बड़ी खबर ये है कि राहुल, मैं बोल रहा हूँ कि इनके नेता किस तरह से काम करते हैं मालूम होगा ये सबको, दुनिया को। इस बार और मैं आपको इस प्रश्न के उत्तर, आज माननीय मोदी जी के आने के बाद कौन सा देश ऐसा है जो हमसे विरोध कर चलना चाहता है? कोई देश नहीं है। आज भी क्या बोलते हैं, हमारे कारण, हमारे देश के कारण थोड़ा सा विवाद की स्थिति में करते हैं। पाकिस्तान की क्या स्थिति है, लंका की क्या स्थिति है, और हर देश से हमारा सामंजस्य इतना अच्छा संबंध। पर जिस तरीके से जीडीपी का गिरना, जिस तरीके से डॉलर का बढ़ना, ये कहीं ना कहीं आशंकित नहीं करता है कि आर्थिक स्थिति जो है वो भारत में भी मंडरा सकती है? इकोनॉमिकली प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं भारत पे भी अपनी छाप छोड़ सकती है। नहीं, मैं समझता हूँ कि भारत की स्थिति दूसरे प्रदेश की स्थिति के से अच्छा है, ये मैं मान सकता हूँ। चाहे किसी भी कारण हो सकता है, यहाँ की वित्तीय प्रबंधन के कारण हो, चाहे क्या बोलते हैं मैनेजमेंट के कारण हो, चाहे क्या बोलते हैं अपने प्रशासनिक क्षमता के कारण हो। अब ये बता दीजिए, आज कांग्रेस से कोई बोल सकता है ना मैं खाने दूंगा ना खाऊंगा? मैंने भ्रष्टाचार में विधानसभा में बोला था, मैं कहा इतना भ्रष्टाचार हो गया है, सब पैसा आप चुनाव में लगा रहे हो। उत्तर प्रदेश में कितना सीट मिला, माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा। और आज भी आपको बतला दूँ, आप किसी बार गाँव में आइए, आदिवासियों को दारू बनाने की पीने की छूट है, 30-40 हज़ार रुपये लेते हैं, पकड़ते हैं। ये हाल है। और मैं चिट्ठी भी लिखा हूँ मुख्यमंत्री को, कम से कम आदिवासियों को परेशान करना बंद करो।
वो तो बोलते हैं सरकार आदिवासियों की है। मुझसे पैसा भी ना। हाँ। अच्छा ये बताइए, 30,000 एक थानेदार लेता है, 40,000 लेता है। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप कांग्रेस पे, ये जो कांग्रेस, अरे मैं नहीं लगा रहा हूँ, तो माननीय अध्यक्ष जी नहीं लगा है। भ्रष्टाचार कितना बढ़ा है ये तो मैं बोल रहा हूँ, लिख करके भी दिया हूँ। आज बढ़िया ध्यान आकर्षण में लिख करके दिया हूँ कि ये भ्रष्टाचार आपके अध्यक्ष लगा रहे हैं, इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। मेरे मुख्यमंत्री होते थे शैलेजा जी, नाम तो आप सुने होंगे ना जी, उन्होंने भोपाल ताल के पास में एक बंगला खरीदा था। उन्होंने ये आरोप लगा तो इस्तीफा दे दिया। इनमें दम है क्या है इस्तीफा देने का? जब मैं बहुत मशक्कत सुनिए ना, वो इतना व्यापारी आदमी थे शैलेजा जी, जो ऐसे ऐसे कई बंगला खरीद सकते थे। बहुत मशक्कत के बाद आपने 3 बार सरकार बनाई, चौथी बार कांग्रेस ने सरकार बनाई है। अगर अब भी इस्तीफा दे देंगे, अभी इस्तीफा की मांग अगर आप करते हैं, तो आपको नहीं लगता कांग्रेस के साथ नाइंसाफ़ी है करके? इस्तीफा देंगे, वो इस्तीफा पहले देने वाले नहीं, क्योंकि तो भ्रष्टाचार करने के लिए पैदा हुए। 70 साल कांग्रेस ने अपनी गवर्नमेंट चलाई है और ये कहती है कि 70 साल में हमने सेंट्रल में रह करके बहुत सारी चीज़ें हमने किया है। हमने बिजली लाया, हमने मोबाइल टेक्नोलॉजी लाई, हमने टेलीफोन टेक्नोलॉजी लाई, हमने रोड लाया, तो हमेशा चलेगा। हमने इंदिरा गांधी आज जो पीएम आवास योजना बोल रहे हैं उसको हमने सैंक्शन दिया था। सुनिए ना, ये देश के जो योग्यता है ना वो सामने आ रहा है। इनके सामने मैं बतला तो रहा हूँ आपको। देखिए आपको ताजुब होगा, मैं एक अधिकारी के लिए बोला था, ट्रांसफर बहुत दिन के बाद में हुआ, समझे नहीं? जो बात ये बोलते हैं ना, एक भरोसा राम है, नाम भी अच्छा है, उनसे मिलता जुलता है, मुख्यमंत्री हैं तो भरोसा है, तो वहाँ भरोसा था। वो जो नारा आप सेंट्रल में दे रहे हैं कि मोदी है तो भरोसा है, वो नारा कॉपी पेस्ट छत्तीसगढ़ में हो रहा है, भूपेश है तो भरोसा है। एक भी गलती तो बता दे कांग्रेस मोदी जी की, एक भी गलती बता दे। अब चलती रहा सवाल क्या बोलते हैं। आज देखिए मैं समझता हूँ कि जितना काम मोदी जी ने किया है, ये 75 साल अगर मोदी जी जैसे लोग हो जाए तो ये देश का क्या स्थिति बन जाएगी आप समझ लीजिए, है ना? ये तो 5 साल में साथ दुनिया में छा गए। आप कौन सा देश इसका विरोध कर रहा है बताओ? पाकिस्तान और चीन को छोड़कर। अब आपको एक सवाल पे भी रोशनी डालना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप विधानसभा में मुद्दे उठाते हैं, उसी तरीके से राहुल गांधी लोकसभा में मुद्दे उठाते हैं। पर राहुल गांधी का इन दिनों एक लगातार आरोप सामने आ रहा है बीजेपी पर कि बीजेपी माइक बंद करवा देती है। देखिए आरोप लगाना तो कुछ भी है, सदन में वीडियो भी आया है, हमने नहीं, वो अलग बात है। वीडियो आया, मैं बोल रहा हूँ वो भी जाएगा पब्लिक में, जाएगा नहीं जाएगा। तो मेरा आरोप लगाना उनके आरोप लगाना में दोनों में अंतर है कि नहीं? 6 महीने बाद छत्तीसगढ़ में चुनाव है, बीजेपी ने अपनी गति तीव्र कर दी है। अब हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा हो, अमित शाह का हाल फिलहाल ही हमने बस्तर की तरफ दौरा देखा। तो क्या लग रहा है कि इस बार बीजेपी सरकार बना लेगी या बीजेपी फिर असफल रह जाएगी 2019 की तरह? देखिए सरकार बनना और नहीं बनना दोनों में बहुत अंतर है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, आज किसानों का रकबा, किसानों से भी पूछता हूँ। अभी एक दुकान में गया था बीज भंडार वाला, तो वहाँ भी पूछा, ये बतलाइए किसानों का धान खरीदी इस समय कम किया गया और एक तरफ खरीदी दूसरे समर्थन मूल्य बीजेपी से ज़्यादा है 2640। बात छोड़िए ना, वो तो मैं बोल रहा हूँ आपको, आप सुन लीजिए जी। रकबा काट दिए। आपको ताजुब होगा, मैं ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात किया माननीय अध्यक्ष जी के क्षेत्र में, जिसका 3.5 एकड़ जमीन है, 2 एकड़ उसको काट दिए, सिर्फ 1.5 एकड़ का धान खरीदने के लिए पटवारी दिक्कत के लिए। ऐसे ऐसे कई लोग मिले थे उस क्षेत्र के गांव में, जिसमें क्या बोलते हैं सब परेशान। तो मैं अभी ये बात आपसे बोलना चाहता हूँ कि धान का रकबा खरीद करके उसमें जो कटौती हुआ धान का, उससे खुश है क्या? जगह जगह दिखे सरकार के पैसा से एक जी 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 जगह जी जगह कटौती हुआ है ना। उसके बाद कम धान बिक्री किया है,
और बताओ 1 लाख 2 लाख 3 लाख का भी बिक्री किया है ना, तो उसको 40,000 से ज़्यादा पैसा एक के टाइम नहीं देते थे। इससे खुश है क्या? खुश है तो अच्छी बात है, वोट दे तो अच्छी बात है, वो तो उनकी बस की बात है ना। हम किसी भी नेता की बस की बात नहीं है। अगर वो ठीक करते हैं तो ऊँच नहीं करना। अगर उसके बाद जिसको 1 लाख लेना है उसका 1,000 रुपया बैंक से ही काट कर देते थे, मतलब 1,000 कम करके देते थे। इससे कितना परेशान था। अच्छा, आपको ताजुब होगा, एक केस में मेरे क्षेत्र का 10 लाख रुपए दिए थे, मोटरसाइकिल से मार दिया गया। अब वो पुलिस वाले होते तो ले नहीं होंगे, नहीं तो उसमें निश्चित रूप से बैंक वालों का लूटने में या चोरी करने में हाथ है। कैसे मालूम? वो मोटरसाइकिल में रखा है, पैसा है उसके पास। तो इस तरह से गलत काम। अच्छा, हर गांव में ये आपको चर्चा है थोड़ा सा किसानों से। मैं जितना पूछ रहा हूँ उतने रकबा काटा है, उसमें खुश है क्या? अरे वोट देने वाला बात है, वोट देने के समय क्या करते हैं हम लोग तो देखते हैं कि लोग पैसा बांटते हैं, मिसकंडक्ट करते हैं। अब वो बात छोड़िए कि सरकार बढ़ना बिगड़ना किस आधार पर है। एक ही सवाल में 3 बड़ी योजनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे। गोधन न्याय योजना भूपेश बघेल ने लाई, किसानों का कर्जा माफ किया, और तीसरी बड़ी योजना जो थी वो बिजली बिल हाफ करने की थी। गोधन में मैं बताऊं, सचमुच में अगर राज्यपाल चाहती ना तो सरकार को भंग कर देना चाहिए था। क्यों बताओ? पंचायत को पैसा मिलता है, कोई स्टेट का पैसा नहीं है। चाहे मूलभूत हो, चाहे क्या बोलते हैं आपको रोजगार गारंटी का हो, चाहे क्या बोलते हैं एक और आता है वित्त आयोग का पैसा, है ना। 1 पैसा पंचायत खर्चे किया हो तो बता दो। 1 पैसा में प्रस्ताव पास करके खर्चे किया है तो आप बता दीजिए, पूछिए ना काम जाकर। ये उपयोग किया है, ये कौन होता है उपयोग करने वाला? राज्य सरकार, केंद्र के पैसा भूटान में नहीं लगा सकता। उनका कहना है कि अभी अरे सुनो ना, बजट की पैसा नहीं है वो है पंचायत की पैसा। पंचायत को बजट पास करना चाहिए था उसमें। कहीं भी क्या बोलते हैं गोठान में अध्यक्ष बनने के लिए किसको प्रस्ताव किए पूछ लीजिए, आप जाइए। अब उसके बाद बताइए इस सरकार को जेल जाएंगे, जेल कोई करे तो अदालत में। बिजली बिल हाफ कर दिया, किसानों का कर्जा भी माफ कर दिया। मैं बताऊं जी, हाफ करने के बजाय किसी को 50,000, किसी को 1 लाख रुपया बिजली बिल आया। मेरा सिर्फ क्या बोलते हैं पंखा भी नहीं चलता गर्मी में, गर्मी में चलता है, एसी भी चलता है, लेकिन अभी आया है 27,000 है। कितना पैसा है? हाफ कर दी तो मेरा 54,000 आता है पैसे का, मतलब बिल आता है क्या? मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो ये हाल है। और एकल बत्ती का 33,000 40,000 आया है। तो हम लोग विधायक है, तुम्हारे पास में आता है, बतलाते हैं। जनता के मन में भी और छत्तीसगढ़ के मन में भी। अच्छा, एक आप बतला देता हूँ। अभी एक नोटिस निकला है, जितना भी पावर प्लांट है ना, मिनी पावर प्लांट, एक शिकायत आया, इसको ऊंचाई उठाइए। बिजली बिल हाफ करने वाले मुख्यमंत्री जी, उनसे पूछ लीजिए जितने भी पावर प्लांट है मिनी जो भूसी उसी से चलाते हैं, सब कम 15 पैसा कर दिया, एक 15 रुपया, और दूसरे में 15% है। सिर्फ एक मेरे पास में आया है, वो बोलता है क्या बोलता है, मैं नहीं करूँगा, लबर होता है। मतलब वो पैसा नहीं दिया है इसलिए नहीं कर रहा है। इतना बेईमान चलेगा क्या? अब ये ऐसा है, सामने तो अपन गाली दे नहीं सकते, लेकिन विधानसभा में तो गाली दिया था, साला भ्रष्टाचार इतना करते हो। क्योंकि उसका भी कारण बता देता हूँ। मैं गृह मंत्री था तो भिलाई में एक सभा में बोला था, भाटो समझते हैं ना, बोले तो लड़का गलती करी तो भी कार्रवाई करोगे? मैं कहा गलती तो बता देते भाई। तो तब मैं इस बात को कहा कि ये बात आपने कैसे सोच लिया, क्या बोलते हैं,
ये हाल है। छत्तीसगढ़ में अच्छा, ऐसा है पद में रहने के बाद में कुछ भी कर लो भाई, ऐसा शोभा नहीं देता। जी आज तो मैं बोल दूं ना, मुख्यमंत्री अगर ये जैसे है ना वैसे जन सेवा करेंगे तो ये सब काम नहीं कर सकते, न कर पाएगा। क्योंकि देखिए इनको तो अधिकारी से पैसा निकालना है। अच्छा, मैं लिखा हूँ 20,000 एक महिला से, आदिवासी महिला से लिया है, उससे लिखा हूँ फलाने से एक महिला, और दूसरे महिला से 30,000 मांग रहे थे। मैं कहा उसी 20,000 को वापस करते भाई, आप लिखे ना, चलिए 20,000 वापस लिखिए उनसे पूछिए। सवाल तो उनसे भी बनता है और मैं पूछूंगा उनसे सवाल, पर एक सवाल ऐसा भी है, इतने सालों से आप चुनाव लड़ रहे हैं, जैसा कि आपने बताया कि 1972 से 1972 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार भी चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल लड़ेंगे। हाँ। अफवाह ये भी है कि उम्र होने की वजह से शायद आप चुनाव ना लड़े। तो मैं तो कहता हूँ ना, मुख्यमंत्री इतना मेरे से चल रहे बराबर, अरे मेरे नेता कोई भी हो मेरे से ज्यादा काम कर ले, तो मतलब घास काटना है तो घास भी काट के देख ले मेरे साथ में। और बताऊं, मेरे जैसे अच्छा काम करके कोई बता दे मैं अच्छा काम किया हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, चलिए ये जी, तो ये एक बड़ा अफवाह जो चल रही थी, मतलब इस पे ये लग गया है विराम कि आप चुनाव इस बार फिर लड़ेंगे। बिल्कुल लड़ूंगा ही, और टिकट मुझको ही देंगे, आपको ही शंका हो तो छोड़ दीजिए। मतलब ये स्पष्टीकरण आ गया है कि टिकट भी मिलने वाली है और चुनाव भी लड़ने वाले। एक बड़ी बात मैं आपसे और पूछूंगा कि इस बार जो बीजेपी के मुद्दे होंगे चुनाव को लेकर के, जैसा कि आपने बताया कि रकबा कम कर दिया गया है, तो आपकी सरकार आती है तो क्या किसानों के लिए वो जो रकबा आप शब्द यूज कर रहे थे वो बढ़ाएंगे आप कि उतना ही रहने देंगे? पहली चीज तो मैं नेता नहीं हूँ, मैं कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता होने के नाते जो सदन में तो अपनी बात रखेंगे ना, विधानसभा में तो अपनी बात रखेंगे। यहाँ तक कहूँ, मैंने बोला है सार्वजनिक रूप से, जो मुख्यमंत्री बनेगा मेरे से छोटा ही बनेगा, भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, इस तरह से बेईमानी नहीं कर सकता, इतना मैं जानता हूँ। बात जानते हैं। तो बच गए हमारे मुख्यमंत्री जी, समझे नहीं? तो भी उस दिन जगदलपुर में बोला था, हाँ क्या मैं क्या आप लोग हम लोग को त्याग तपस्या बलिदान की बात सिखाते हैं और आप लोग क्या करते हैं? जगदलपुर मीटिंग में भाई क्यों पंडित जी? चुनाव को लेकर के आपकी पूरी तैयारी है, चुनाव को लेकर के आप दौरा भी करेंगे, क्या इस बार आपको ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी सरकार बना लेगी? तो मैं तो आश्वस्त हूँ और मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि अगर ऐसी स्थिति है तो आप किसी को वोट दो भैया, वो तो आपके ऊपर है वोट देना। क्या अगर किसी को रकबा कटा है तो तकलीफ है तो वोट नहीं देना चाहिए, किसी का पैसा कटा है कम किए हैं, है ना, 10 बार आदमी जाएगा अपने पैसा लेने के लिए, तो अच्छा किसी बड़े कितना काम छोड़ करके गया, लाइन कम से कम कुछ नहीं तो 500 का लाइन, ये कभी नहीं होता। अरे पैसा है उसके पास में दे देगा, नहीं बोलते तो भाई मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए। आज तो बड़े बड़े नेता लोग बोल रहे थे ना विधानसभा में, विधि जी के लोग बोल रहे थे हमने ऐसा किया वैसा किया, मतलब ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, अपनी बात बहुत बेबाकी से रखी, साफ सुथरी राजनीति की बात करते हैं, साफ छवि की बात करते हैं, भ्रष्टाचार ना होने की बात करते हैं। बहुत मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा कि बहुत शुक्रिया आपका, आपने एक अपना कीमती समय हमें दिया और जनता से मेरे कार्य प्रणाली कह सकते हैं, मेरा आचरण कह सकते हैं, मैं जो करता हूँ उसी के बारे में आपको बताया। तो आप देख रहे थे बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू, जिन्होंने हर सवाल का जवाब बहुत बेबाकी से दिया, बहुत निष्पक्षता से दिया। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना ना भूले आवाम दूत न्यूज़।